हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम नया सेशन जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर हम जीवित ही नहीं रह सकते। हमें तो और सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब्जेक्ट को हमें रिवाइज़ करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मगर हमें जियोग्राफ़ी हम फ़ील करते हैं। हमारे आस-पास जो भी चीज़ें दिखती हैं, वो क्या है दोस्तों, वो जियोग्राफ़ी से हर चीज़ जियोग्राफ़ी से रिलेटेड होती है, ठीक है? तो जियोग्राफ़ी को हम जितना फ़ील करके समझेंगे, उतना उसको रिवाइज़ करके हम नहीं समझ सकते हैं। ये हमें जो हमारे सामने दिखती है, जैसे हो गया सड़क हो गया, पेड़-पालो हो गया, पौधे हो गए जिसे बोलते हैं, जैसे पहाड़, चट्टान, पठार, ये सब जो हमें सामने दृश्य दिखाई देते हैं, ये सब हमारे क्या है, जियोग्राफ़ी से रिलेटेड है। इसलिए हम जियोग्राफ़ी को पढ़ते नहीं बल्कि जियोग्राफ़ी में जीते हैं। तो एक बार फिर से पुनः स्वागत है इस नए सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की क्लास मैंने कल रात को कंप्लीट करा दिया था। पॉलिटी की कुछ क्लासेज़ है, आज मैं लगभग मैं आज कंप्लीट करा दूँगा। रात तक मैं लगातार क्लास लूँगा। अभी जब से बैठा हूँ मैं, दिन के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं दोस्तों, दिन के 11 बजे हम ले रहे हैं क्लास। 11 बजे से लेकर जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती, आज हम पूरा-पूरा क्लास खत्म कर देंगे। क्योंकि बस आज 3 तारीख हो गई, 10 या 11 की संभवतः आपका पेपर है। आपके पास समय भी होना चाहिए मल्टीपल बार रिवाइज़ करने के लिए, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग कर लिया हूँ कि पूरी क्लास को कंप्लीट कर दूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब मैंने ज़िम्मेदारी ली है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी को दृढ़तापूर्वक से निभाऊँगा, पीछे नहीं हटूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट हमें बना रहे, हमारे साथ रहे। हम हर चीज़ को मजबूती से करेंगे और उसे आसान बनाने की पूरी कोशिश कर देंगे। जियोग्राफ़ी की आज हम पूरा फिनिश कर देंगे, उसके बाद बचा है पॉलिटी का, उसको भी खत्म कर देंगे और रही बात इकोनॉमिक्स की, उसको भी हम कंप्लीट कर अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी सब्जेक्ट बचे हैं, उसको आज हम मॉडिफ़ाई कर देंगे, अर्थात कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि जियोग्राफी का है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना और लाइक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बैकबोन होती है। जितना फीडबैक आप जितना बढ़िया जितने अच्छे से देंगे उतना हमें काम करने में दृढ़ता होती है। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये प्लेटफ़ॉर्म जो जिस पे आप क्लासेस देख रहे हैं, इसके अलावा एक और ओनली प्रैक्टिस करके है, उस पे खैर अभी मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, बस 2 से 3 दिन में उस पे भी क्लासेस शुरू हो जाएँगी। ओनली प्रैक्टिस PRACTIS करके है। ये चैनल और ये वर्तमान में जिस चैनल पे आप देख रहे हैं ये दोनों चैनल मिलाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे कोर्स चलाए जाएँगे। सामने सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद आपको बिहार टियर 4 या 5 जो भी आने वाले हैं उसमें देखने को मिल जाएगा टीचर का। उसमें सभी फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँगे। एक भी पैसे आपको नहीं देना पड़ेगा, मैं वादा करता हूँ। और आप सबसे मिला लेना कि सबके कंटेंट से ये कंटेंट अच्छा है या खराब है। और मैं एक बात और बता दूँ, ये सारे कंटेंट सब सचिन सर के एकेडमी से रिलेटेड रहेंगे, उससे बाहर के एक भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देना। आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा सिर्फ़ इसी चैनल से दोस्तों, मैं वादा करता हूँ। आप लोग के लिए ये चैनल केवल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है, इस पे कोई पैसा ना आज, ना कल, ना भविष्य में कभी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? ये सिर्फ़ उस उन सब के लिए है कि जो भाई-बहन बुक या कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए, और जो अफ़ोर्ड कर पाते हैं वो भी देख सकते हैं, कोई मनाही किसी को नहीं है। मगर मेन पर्पज़ है जिनके पास ये पैसे पैसे की तंगी होती है ना, जो कोचिंग और बुक्स नहीं ले पाते, मेरा मेन पर्पज़ उनके उनकी तरफ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई-बहन, कोई भी दोस्त मतलब पैसे की वजह से बुक या कोचिंग बाधा ना बने। तो मेरी इच्छा है या मेरी अंदर की जो दृढ़ संकल्प मैंने लिया है, मैंने यही सोच के इस चैनल को खड़ा किया है। ये चैनल और दोनों चैनल दोनों मिला करके उसमें केवल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाएगा, सिर्फ़ आपके लिए दोस्तों, कि आपका मार्ग अच्छा हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है? ये पहला क्लास था जियोग्राफ़ी का, तो तुम्हें 2 मिनट थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी था। जैसा कि पहले और क्लासेस में सबको पता ही होगा, मगर जो मेरे दोस्त नए जुड़े होंगे उनके लिए थोड़ा-सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन था। ठीक है दोस्तों, आइए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि और एक बात और दोस्तों, टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नियरेस्ट है, मतलब नज़दीक है, तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मतलब मौका नहीं है। पिछली क्लास में हमने एक राष्ट्रपति से रिलेटेड था, उनके महाभियोग से। मैंने सोचा कि मैं रोकते-रोकते फिर भी उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? तो हम टू द पॉइंट पे बात करेंगे, जहाँ अगर मन करेगा तो वहाँ एक्सप्लेन कर दें, बस आने वाली इसके बाद जो भी क्लासेस आएँगे सीटेट और अदर जो आएँगे, उसमें हम एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ लेंगे, उसमें तोड़ के पूरा पढ़ाएँगे। थ्योरी बेस पे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप खुद समझ जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन जियोग्राफी से कह रहा है कि दोस्तों क्षुद्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? टू द पॉइंट पे बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो क्या होते हैं? ये सूर्य के परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कर रहा है कि क्षुद्र ग्रह आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य की परिक्रमा ग्रहों की तरह ही करते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रहों वाला मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह के चंद्रमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, अर्थात उपग्रह है इसके। किसके? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। ये कौन? फोबोस और डिमोस, ठीक है? डिमोस। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि फोबोस और डिमोस दोनों मंगल ग्रह के क्या है? दोनों मंगल ग्रह के चंद्रमा है, ठीक है? आइए देखते हैं आगे। जिनकी जिनकी खोज 1877 में हुई थी और फोबोस का व्यास लगभग 22 किलोमीटर तथा डीमोस का व्यास लगभग 12 किलोमीटर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बुध और शुक्र के कोई प्रकृति उपग्रह नहीं। जो बुध और शुक्र इनका कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है? आइए देखते हैं। और सबसे बड़ा अगर ग्रह करें तो उसका शनि का है, टाइटन, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड नंबर का, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, या कौन सा सही है? आइए देखते हैं कौन सा सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है? इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो सूर्य ग्रह जो होता है उसे साँझ का तारा या उसे भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है? तथा यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। मतलब ये अगर बात करें तो ये सूर्य से दूसरा बुध शुक्र है ना, तो सूर्य से अगर काउंटिंग करते हैं तो पहला दूसरा, यानी पहले पे बुध है, दूसरे पे शुक्र है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे व्याख्या क्या कर रहा है? बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है? शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है और तापमान के कारण इसे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, ठीक है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपाफिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका आंसर आइए देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह पृथ्वी के निकट का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। आइए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखें तो क्या कह रहा है कि एपाफिस पृथ्वी के पास स्थित एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। अर्थात जो एपाफिस पृथ्वी के पास स्थित एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इसे हम स्वयं के आंखों से देख नहीं सकते विदाउट किसी सपोर्ट के, अर्थात जो होता है दूरबीन वगैरह जो भी होता है, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? इसका नाम 2004 में खोज के बाद अराजकता और अंधकार के प्राचीन मिस्र देवता के नाम पर रखा गया है, ठीक है? नासा ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अगले मंगल सॉरी यार अगले 100 वर्षों तक एपाफिस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है दोस्तों, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त सॉरी अरे यार 15 अगस्त हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं ना, तो मेरे दिल में बसता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, इसलिए थोड़ा सा कहीं अगस्त देखता हूँ तो उसमें मेरा नाम 15 से जोड़ देता हूँ। 15 अगस्त, जिसमें हमें इस दुनिया में जीने की हमें शान मिली है, जिस वजह से मैं क्लासेस करा रहा हूँ आपको, तो ऐसे में जुबान पे आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। अगस्त 2017 में वैज्ञानिक द्वारा सूर्य के बारे में किए गए नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। जो सूर्य का कोर होता है उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है दोस्तों। आइए व्याख्या देखते हैं। अगस्त 2017 में वैज्ञानिक ने पाया कि सूर्य का कोर उसकी सतह से लगभग 4 गुना तेजी से घूमता है। सूर्य एक तारा है तथा उसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है, ठीक है? सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.550 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है? बताओ इतना इतना हीट रहता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनना है भैया। आइए देखते हैं कौन सा कथन सही चुनेंगे हम लोग। इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, ठीक है? यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्ष में करता है। कौन? बृहस्पति, ठीक है? आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा है। जिससे सूर्य की अगर दूरी की बात करें तो क्रम की बात करें तो वह पांचवा ग्रह है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्षों में पूरा करता है तथा अपनी ध्रुव पर एक चक्कर लगभग 9 घंटे 55 मिनट में पूरा करता है। इसका घनत्व लगभग 1.31 यानी 3 भी कह सकते हैं ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 5 गुना अधिक है और इसका उपग्रह गेनीमिड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सूर्य से दूरी के क्रम में लगभग दूसरा स्थान प्राप्त करता है और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड कौन सा है? सूर्य ही है, ठीक है? चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड कौन है? सूर्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि सूर्य नहीं है, शुक्र सूर्य से दूरी के दूसरे क्रम पे है और इसका नामकरण प्रेम और सौंदर्य के
सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है। यह चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ का या शाम का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। आइए इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बोले तो अगले क्वेश्चन पे, तारामंडल में उन 7 चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? जो तारामंडल में जो 7 चमकीले तारे हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है? उसे उस मेजर के नाम से किस नाम से जाना जाता है, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि मंडल तारा कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तारामंडल 7 चमकीले तारों का समूह होता है जिसे उर्स मेजर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। यह रात के आकाश में आसानी से दिखाई देने वाला प्रमुख नक्षत्र है। भारत में इसे पारंपरिक रूप से सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो कह रहा है कि सौरमंडल में सूर्य के बढ़ते क्रम की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है, ये क्रम याद कर लेना दोस्तों। डायरेक्ट क्रम से पूछता है, चार्ट दे देगा, बोलेगा भाई इसको अरेंज करो। आजकल यही पैटर्न चल रहा है, तो हमें सब कुछ मतलब हर डायमेंशन में आपको देखना है। डायरेक्ट फैक्ट पूछे तो, क्रम पूछे तो, पीछे से क्रम पूछे तो, ठीक है, और किसके किसके बीच में क्षुद्र ग्रह है उसको ये पूछे तो, मतलब सब कुछ आपको एक टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके हर डायमेंशन की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए। इस तरीके से अगर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछेगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बृहस्पति पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए इसकी परिक्रमा अवधि सबसे लंबी होती है। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगभग 11.9 वर्ष में पूरा करता है और वर्तमान में इसके 79 ज्ञात उपग्रह हैं, 79 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? दोस्तों अब बताओ, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हम उसको भी देख लेते हैं। उसको इसलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी सतह पर आयरन की मात्रा है, आयरन ऑक्साइड होती है, वो अधिक होता है, जिसके कारण वह लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसके लाल दिखाई देने का कारण सिर्फ यही है। आइए व्याख्या देखते हैं। रात के समय मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, ठीक है, इसलिए वो लाल रंग दिखाई देता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाला ग्रहों में से एक है। जो मंगल ग्रह है, पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा इसी का अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, गुरुओं का ग्रह बोले जाते हैं। गुरु ग्रह बृहस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 34 थी, अब वर्तमान में 79 उपग्रह हो गए हैं, जैसा कि आप पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं तो क्या कह रहा है कि गुरु ग्रह बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या सूर्य के पांचवें तथा मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और इसके उपग्रह की संख्या लगभग 2013 तक 64 थी, वर्तमान में क्या हो गई दोस्तों, 79 हो चुकी है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आकार और द्रव्यमान में सभी ग्रहों से बड़ा है तथा सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.9 वर्ष में लगाता है, इसकी एक खासियत है। आइए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या पे अगर नजर डालें तो कह रहा है कि बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां स्थान पे है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 11.9 वर्ष लगाते हैं। लगभग हम मान सकते हैं तो 12 मान के चलते हैं। और आगे देखते हैं, यह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है। ठीक है, यह अपने धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है और लगभग 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इसमें भी लगभग दिया है कि लगभग 10 घंटे मान के चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 13 नंबर, पृथ्वी के किस कारण दिन और रात होते हैं? जी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घूर्णन के कारण। ठीक है, घूर्णन के कारण हो जाएगा। अगर समय का अभाव नहीं होता तो इसको मैं पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर देता एक ही प्रश्न से। ठीक है, मगर बस थोड़ा सा दिक्कत है ना कि समय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार घूमती है। किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात बनते हैं या दिन रात होते हैं। जहाँ पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, जहाँ पे नहीं होता है, जैसे पिछला भाग जहाँ होता है वहाँ पे अंधेरा होता है। ठीक है, यही मेन रीजन होता है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी स्वयं प्रकाश नहीं देती है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। ठीक है, इसलिए सूर्य की ओर मुख वाला हिस्सा दिन होता है और विपरीत वाला यानी पीछे वाला रात का अनुभव कराता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पृथ्वी का आकार क्या है दोस्तों? पृथ्वी का आकार आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी-आइड होता है, जी-आइड, ठीक है? पृथ्वी का आकार क्या है? जी-आइड होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, तो पृथ्वी का वास्तविक आकार जी-आइड कहलाता है, जो थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर दबा हुआ होता है, ठीक है? टालमी महोदय ने कहा कि भूकेंद्री सिद्धांत दिया है, ठीक है? उन्होंने भूकेंद्री सिद्धांत दिया, जबकि कॉपरनिकस सूर्य केंद्री सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपने-अपने अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 15 नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे वर्ष समान रहती है, मतलब एक समान रहती है। तो आइए देखते हैं भैया कौन सी जगह है जहाँ पे समान रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा, ठीक है? भूमध्य रेखा पे क्या होता है? समान रहता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का वह भाग है जो जहाँ सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष लगभग बराबर पड़ता है, ठीक है? और प्रकाश वृत्त इस क्षेत्र को सदैव दो भागों में विभाजित करता है, इसलिए दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का आधे भाग हर स्थिति में लगभग समान प्रकाश प्राप्त करता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? जो चंद्रमा की गति होती है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्री बल के कारण होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि अभिकेंद्री बल वह बल है जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घूमने या घूमते रहने में सहायता करता है, ठीक है? और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी इसी अभिकेंद्री बल के कारण बनी हुई है। इसके उदाहरण अगर देखते हैं तो रस्सी में गेंद को घुमाना और झूले पर बैठे लोग, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति और कार का समतलीय वृत्तीय पथ पर चलना। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा, ठीक है? देश के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा का स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय बताती है। भारत में इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरने वाली रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय मान भारतीय मानक समय बताता है या बनाता है या है। और अगला पॉइंट देखते हैं, यह समय ग्रीनविच माध्यम से जीएमटी से लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक? आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की मात्रा निम्नलिखित में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा के सबसे निकट होती है, ठीक है? आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए यह ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है, ठीक है? यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं तथा तापमान वर्ष दोनों अधिक मिलते हैं। भूमध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं। जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र पाए जाते हैं वो सदाबहार वन कहे जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं आगे कुछ और दिया है क्या? आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं तो उसमें कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, जहाँ वर्ष में 2 बार सीधे सिर के ऊपर चमकता है, मतलब 2 बार सीधे आपके सिर के ऊपर सूर्य चमकता है, ठीक है? इस क्षेत्र का मौसम सदैव गर्म रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरने वाला 82.5 डिग्री सेल्सियस 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है, ठीक है? अगला क्या कह रहा है कि यह ग्रीनविच माध्यम में 5.5 घंटे आगे चलता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ से गुजरा हुआ है, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक? इसको आपको ध्यान रखना, कभी ऑप्शन देकर फंसा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षांश किसे कहते हैं? जो अक्षांश उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर किसी स्थान की वजह से कोणीय दूरी विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण मापी जाती है, ठीक है? इसी को कहते हैं क्या? अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि अक्षांश पृथ्वी स्थान का वह कोणीय दूरी है जो विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में मापी जाती है, ठीक है? आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक अक्षांश पर स्थित स्थानों
को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश समांतर या समानांतर कहा जाता है। हाँ, कह रहा है आगे कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री से 1 डिग्री के अंतर में, मतलब कहना ये चाह रहा है कि उसका जो गोलार्ध में जो अंतर उत्तर दक्षिण में वो 1 डिग्री का अंतर होता है। उसपे कुल टोटल कितने अक्षांश की मात्रा है? 89, ठीक है? 89 अक्षांश समांतर खींचे जाते हैं, कुल संख्या 179 होती है, विषुवत रेखा को छोड़कर, ठीक है? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशांतर कोणीय दूरी को मापता है, जिसे पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। यह दूरी किसके आधार पर मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। ठीक दोस्तों, एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसका कंटेंट को रिकॉर्ड करने में, से एडिट करने में, से अपलोड करने में, आपके यहाँ तक पहुँचाने में समझ लो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ इस बुक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका कोई भी एग्ज़ाम टीचर का जो आ रहा है, केबीएस हो गया, चाहे टियर 4 आने वाला, टियर 5 जो भी आने वाला टीचर का बिहार में, वो सब इसमें इंक्लूड है। सब केबीएस से लेकर टीजीटी, पीटी और एनबीएस आप सब देख सकते हैं। सभी का पीवाईक्यू इसमें सम्मिलित किया गया है और आगामी परीक्षा को देखते ही इसको ध्यान में रख के बनाया गया है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि केवल टीचर के लिए ही बुक बनी है। इसके आप क्वेश्चन देखेंगे, खंगालेंगे तो आपको पीसीएस तक के लेवल इसमें मिल जाएँगे और पीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बना है। ठीक है दोस्तों, मैंने पीछे देखा कि हिस्ट्री की क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिए सब पीसीएस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं यूपीएससी लाइन में हूँ तो मुझे सब पता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमने बता दिया कि नहीं? आई थिंक बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ही पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह देशांतर भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी स्थान की पूर्वी पश्चिम दिशा में स्थित दर्शाता है। ठीक है, यह कोणीय दूरी आदि रेखा के पूर्व या पश्चिम में डिग्री को मापी जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इसे लैंगिट्यूड के रूप में क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। इसके आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर को पार करते समय किस खाड़ी से गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग की खाड़ी से गुजरता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पे नजर डालें तो क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर के पास से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यह प्रशांत महासागर के बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता है, अर्थात इस रेखा के अगर पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन घट जाएगा। ठीक है, और पश्चिम की ओर एक दिन बढ़ जाता है। ये हमारे प्रकृति का कमाल भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनविच रेखा के बारे में क्या है? सही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या कह रहा है ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में 2 भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्व की रेखा को पूर्वी देशांतर और पश्चिम को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में लगभग 360 डिग्री सेल्सियस नाम आ जाता है, फिजिक्स मैंने पढ़ा है ना। 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट की समय लेती है। लगभग कहने का मतलब जो 360 डिग्री घूमती है, अगर 1 डिग्री घूमा जाए तो वो 4 मिनट का समय लेती है, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाती है दोस्तों, तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह का 10 बजा है, ठीक है, तो 80 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो उसमें 2 बजेंगे। ठीक है, दोपहर का 2 बजेंगे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है या बदलता है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का अंतर जो होता है वो 60 डिग्री होता है। यानी 60 गुणे अगर 4 करेंगे तो बराबर 240 मिनट, अर्थात 4 घंटे का अंतर होगा। इसलिए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 4 घंटे आगे आगे यानी 2 बजेंगे या 2 बज रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, माजुली द्वीप होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कभी कभी डायरेक्ट इसको पूछ लेता है कि माजुली द्वीप किस राज्य में है या किस नदी पर है, तो आपको हर चीज इसमें
कंठस्थ करके चलना है। लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देवी तथा मीजिंग जैसे जनजातियों यहाँ निवास करती हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मंजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी चैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह अटलांटिक महासागर का भाग है और उत्तरी फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप से क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो कह रहा है कि इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। ठीक है, यही जल डमरू मध्य इन दोनों के भूभागों को क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। मिहिर सेन इस चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे। जो मिहिर सेन है इस चैनल को तैर कर पार किया था उन्होंने। ठीक है, वो पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया भी गया था। आइए आगे देखते हैं। नदी के मुहाने पर बनने वाले कौन सी आकृति नदियों के निक्षेपण की विशेषता मानी जाती है? तो आइए देखते हैं भैया कौन सी विशेषता मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा को माना जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। डेल्टा उस स्थान को कहते हैं या उस स्थान पर बनता है जहां नदी अपना जल और तलछट किसी बड़े जल निकाय से समुद्र या झील या दूसरी नदी में प्रवाहित करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है जो मुख्यतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। सुंदरवन इसी डेल्टा में स्थित विश्व धरोहर स्थल है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार के पास है। ठीक, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए आगे देखते हैं। बैरन द्वीप भारत का सबसे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के पास स्थित है। लगभग 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहता है और 2005 में इस ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ था या हुआ। तब से यह बीच बीच में सक्रिय दिखता रहता है। आइए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे व्यापक प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ होता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे व्यापक समुद्री प्रवाल भित्ति है। ठीक है, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 29 सबसे अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों में मिलकर बना है और यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के साथ लगभग 1400 मील तक फैला हुआ है। आगे चलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण रीफ न्यू कैलेडोनिया रीफ फ्रांस, फ्लोरिडा रीफ अमेरिका और रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में प्रसिद्ध है या वहां पे पाई जाती है। आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वांचल पर्वतमाला को कहा जाता है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सारामती जैसे कोष्टक में नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला का ही भाग है। इसके पास थानामीर गांव स्थित है। कभी कभी गांव पूछ सकता है भाई लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, इसके पास थानामीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब उत्पादित करने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? थानामीर जो गांव है वो नागालैंड में सेब के प्रसिद्ध के लिए जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर कह रहा है हिंद महासागर में सबसे गहरी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको सबको पता होना चाहिए, ये है सुंडागर्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे गहरी जो बिंदु है सुंडागर्त। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त यानी उसे जावागर्त भी कहा जाता है। कभी कभी नाम चेंज करके पूछ लेता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो जावा द्वीप के पास स्थित है। मकरान तटीय क्षेत्र पर पाकिस्तान और ईरान ओमान के खाड़ी के पास पाया जाता है। पर यह महासागर का सबसे गहरा बिंदु नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि डायनामाइटिया ट्रिच ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है और इसकी गहराई तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। इसके आगे चलें तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहाँ स्थित या कहाँ विकसित होता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों कहाँ विकसित होता है। ये विकसित होता है ऑप्शन नंबर डी में, जहाँ कठोर व नरम चट्टानें समांतर परतों में पाई जाती हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो कह रहा है कि जब कठोर और नरम चट्टाने की परतें समांतर रूप से पाई जाती हैं तब नदियां अपने ढाल के नुमा अनेक छोटी धाराएं बनाती हैं, जालीनुमा प्रवाह और प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक, अपवाह या धरातलीय अपवाह वह जल है जो गुरुत्वीय
प्रभाव से धरातल पर बहता है। यह जल धाराओं को नालों, नदियों और सरिताओं के रूप में भी प्रवाहित होता है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना दोस्तों कि प्लीज़ उनके पास अगर बुक ना हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो ये चीज़ उनके उनके यहाँ पहुँचनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी सोच यही है, ठीक है? दोस्तों दुनिया में कुछ ना लेके आए, ना कुछ लेकर जाएँगे। बस आप अगर किसी का भला कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत सार्थक होगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं क्या आ रहा है कि लेब्राडोर धारा के संबंध में सही विकल्प चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लेब्राडोर धारा है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी धारा है। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, ठीक है दोस्तों? धारा से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है? बी केयरफुल, ठीक है दोस्तों? आइए व्याख्या देखते हैं। लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ठंडी जलधारा है, ठीक है? जो बैफिन खाड़ी से निकलकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, ठीक है, मिलती है। वहां घना कोहरा बनने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए दोनों कथन माने जाते हैं क्या सही? आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा जलमग्न पठार कौन सा होता है? तो आइए देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केर्गुलन। केर्गुलन पठार को कहा जाता है। केर्गुलन पठार हिंद महासागर के समुद्र के नीचे है भैया, समुद्र के नीचे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर नहीं, नीचे नीचे स्थित है, सबसे बड़ा जलमग्न है। तो अब तक मतलब पूछता था नॉर्मली ऊपर, ये नीचे पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा है? गिर गिरगुलन गिरगुलन जो पठार है वो कहाँ? हिंद महासागर के गर्त के नीचे पाया जाता है। आगे देखते हैं कि यह उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 2200 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है दोस्तों। यह दक्षिण हिंद महासागर में अटलांटिक प्लेट पर भी स्थित है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म महासागरीय जलधारा सामान्य किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, किस दिशा में बहती हैं? आप जान सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर बहती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है कि गर्म महासागरीय जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर बढ़ती बढ़ती है, क्योंकि गर्म जलधारा को लेकर के उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती है। ये जलधाराएं अपने मार्ग में आने वाली तटीय क्षेत्रों के जल का तापमान बढ़ा देती हैं और ध्रुवीय तट पर जमी बर्फ को पिघलाकर क्या करती है? जल में बदल देती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ब्राजील की गर्म जलधारा और नॉर्वेजियन जलधारा का गल्फ स्ट्रीम सभी गर्म जलधाराओं का उदाहरण है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागर जल का उठना गिरना क्या कहलाता है? आई थिंक ये तो आप पहले क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्वार भाटा को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं कि महासागर में 24 घंटे के भीतर 2 बार दो बार ज्वार और 2 बार क्या होते हैं? भाटा आते हैं। समुद्र जल के ऊपर उठना जो समुद्र होता है उसका जल के ऊपर उसके जल को ऊपर उठना ज्वार कहलाता है तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। 2 उच्च ज्वारी के बीच लगभग 12 घंटे 26 मिनट, लगभग 12.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक, कभी आप देखिएगा लहरों के पास बैठेंगे तो पता चलेगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के बारे में दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है दोस्तों। हिमालय आ गया है, अब हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वैसे तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए जरा देख लेते हैं इसको आइए देखते हैं, 1 और 2 दोनों सही है, 2 ऑप्शन है, दोनों सही है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सतलुज में काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कुमायूं क्षेत्र कहलाता है, यानी कुमायूं हिमालय मतलब सतलुज से काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला शिवालिक कहलाती है या सबसे नवीन पर्वत है? शिवालिक पर्वतमाला सबसे नवीन पर्वत है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतलुज नदी एवं काली नदी के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है? कौन सा हिमालय? वो कहलाता है कुमायूं हिमालय। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक हिमालय जो सबसे नवीन पर्वत कहा जाता है। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण से हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के भू आकृति स्वरूप में सबसे संबंधित नीचे के दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं भैया, हम विचार कर लेते हैं। पहले विचार करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक सही है। जरा इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कथन एक कह रहा है कि जो स्थल
स्थलखंड तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नो, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या की तरफ नजर डालें। तो कह रहा है कि तीन ओर से घिरी स्थलों को भूमध्य प्रायद्वीप कहा जाता है, और अनाईमुड़ी पूर्वी घाट की नहीं बल्कि दक्षिणी भारत की क्या है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो पश्चिम घाट पर स्थित है। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, वो सही चुनना है आपको। आइए देखते हैं भैया कौन सा कथन सही है। कथन को हम सही मानेंगे बी वाला, बी आंसर हो जाएगा इसका। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर है, और अधिकांश प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। जो अधिकांश प्रमुख शिखर है वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, इसकी व्याख्या अगर देख ले तो कह रहा है कि आंतरिक हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। विश्व के अधिकांश प्रमुख जो शिखर हैं, जैसे हो गया कि एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत और नंदा देवी कामेत नामचा बरवा इसी में स्थित हैं। आइए आगे देखते हैं, शिवालिक सबसे बाहरी परत है, बाहरी और सबसे नवीन श्रेणी को कहा जाता है, ना कि ऊंचा। कंचनजंगा शिवालिक में नहीं बल्कि हिमाद्री में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लॉक पर्वत जो है वो संबंधित है निम्नलिखित में से किसे, विकल्प चुनना है दोस्तों। जो ब्लॉक पर्वत है संबंधित है किससे, आइए इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत जो होता है वो निर्माण तनाव मूलक बलों के कारण होता है, और तथा उठे भाग को हस्ट हस्ट और धंसे भाग को ग्रेबेन कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, इसकी व्याख्या अगर देखें तो इसकी व्याख्या कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत बनते हैं, जब ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी के भूपर्पटी तनाव मूलक बल कार्य करता है। परिणाम स्वरूप भूखंड टूटकर उठ जाता है, जिसे हार्ट्स कहा जाता है। आगे देखते क्या कह रहा है कि जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्रेबन कहा जाता है। वास जिस पर्वत अफ्रीकन रिफ्ट वैली और सतपुड़ा पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण है। आइए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर मानव तथा अन्य जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी स्थलमंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जीव जंतु सब रहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर व्याख्या करें तो कह रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग इसी को कहते हैं जहाँ पे हम चलते फिरते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, स्थानीय स्थलमंडल को ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ चट्टाने और खनिज से यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत बनी होती है, यह चढ़ी होती है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल लगभग 29% भाग स्थल मंडल में है। शेष लगभग 71% क्या है, इस पृथ्वी पर जलमंडल है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित वह क्षेत्र जो अपने विशाल धान की खेती और विशिष्ट भौगोलिक पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुटनाड क्षेत्र हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहा है कि कुटनाड क्षेत्र केरल के कुटनाड क्षेत्र केरल के अल्पुझा और पथानमिथिटा और कोट्टयम जिले में फैला है। अजीब अजीब से नाम है मेरे भाई, इसको लिखने में टंग ही ऐसे फंस जा रही है। आगे देखते क्या कह रहा है कि विशाल धान की खेती और कृषि आधारित भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत में समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम विचार कर लेते हैं भैया इसके कथनों पे। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चेमायुंगडुंग, क्या नाम है भाई, चाइना वालों का नाम ही ऐसे ऐसे होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई होती है, जो तिब्बत और भारत बांग्लादेश में तीनों देश में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है यहीं पे, कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी में। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन पाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या कह रहा है कि वायुमंडल में
गैस वायुमंडल में गैसों का मिश्रण लगभग इस प्रकार है, कौन से? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% पाई जाती है, कार्बन डाई 0.03% पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे सर्वाधिक है। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपर्पटी में अत्यधिक दबाव के कारण जब शिलाखंड अपने स्थान में विस्थापित होकर ऊपर या नीचे की ओर क्या करती? सरक जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, भ्रस कहते हैं, ठीक है? जब जैसे कोई जैसे बाढ़ आ गई या कोई वन-वन कट जाते हैं, तो जब हमारे वायुमंडल का संतुलन बिगड़ता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो जब बारिश होने से जब कटाव होता है, भ्रस हो जाता है, जैसे ज़मीन धँस जाती है, तो वही बता रहा है। भूपर्पटी पर अत्यधिक दबाव पड़ने पर शिलालेख खंड स्थानीय पर विस्थापन है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, जो बड़े-बड़े डैम होते हैं, जब उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, तब भी पृथ्वी पर क्या होता है? दबाव पड़ता है, ठीक है? आइए देखते हैं आगे। अ, एक और शिलाखंड दूसरी ओर शिलाखंडों की अपेक्षा ऊपर-नीचे चलते हैं, इसे भ्रस कहते हैं, ठीक है? विस्थापन में जो भाग ऊपर उड़ता है, उसे हॉर्स कहते हैं और जो भाग नीचे धँसता है, उसे ग्रेबन कहा जाता है या कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक बार नज़र डालें 47 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि उत्तर-पूर्वी तंजानिया में किस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोटक के आसान्य लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंटेन ऑफ गॉड में दिखाई देता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिससे नाइट्रो कार्बोनेटाइट लावा निकलता है। कौन सा? नाइट्रो कार्बोनेटाइट लावा निकलता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी में है। हाल ही में विस्फोट के आसान्य लक्षण दिखाई दिए गए हैं या देखे गए हैं। अमेरिका वैज्ञानिक के स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर आसपास के लोगों को सुरक्षित वहां पर सलाह देने का कार्य किया गया है। माउंटेन पीना डूबो में अंतिम अंतिम बड़ा विस्फोट 15 जून 1991 में हुआ था। यह तंजानिया में नहीं है, बल्कि ये तंजानिया में नहीं है। आइए इसके आगे देखते हैं। आगे 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है, अ, जिसे क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वह कौन सा है? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पमीर का पठार को कहा जाता है। जो पमीर का पठार, उसे ही कहा जाता है। पमीर का पठार दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है? इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक होती है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तिब्बत इसी पठार पर विस्तारित है या स्थित है। 49 कह रहा है कि ऊंचाई में विभिन्नता वाले ज्वार कहलाता है। ऊंचाई में विभिन्नता नहीं है भाई, भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित ज्वार कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कर रहा है कि सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण समुद्री जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार-भाटा कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई असमानता हो तो इसे मिश्रित ज्वार-भाटा कहा जाता है। अगला पॉइंट, मिश्रित ज्वार-भाटा दोनों उच्च ज्वार और दोनों निम्न भाटा में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसकी व्याख्या अगर हम देखें, तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो माउंट वेसुवियस है, वो क्या है दोस्तों? वह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो लावा गैस और राख का उत्सर्जन हमेशा होता रहता है या करते रहते हैं। इतना कोटोपैक्सी और बैरन द्वीप जैसे ज्वालामुखी सक्रिय श्रेणी में आते हैं। माउंट वेसुवियस वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाने के बावजूद अत्यधिक उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को कहा जाता है, या वही गैस होती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि GWP का उपयोग गर्म मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? कोई गैस कितनी ऊर्जा अवशोषित करती है, कर पृथ्वी को गर्म करती है, इसी से मापा जाता है। किससे? GWP से मापा जाता है। उच्च GWP वाली गैसें कम मात्रा में होने पर भी क्या होता है? अधिक अवशोषित करता है। SF6 कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन इसका GWP बेहतर अधिक होता है।
या बेहतर या बेहद अधिक होता है, जो भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के हिमोड के धीरे-धीरे जमाव से हिमानी के तल पर बनने वाले क्या होगा गुंबदाकार टीले किस रूप में किस स्थल रूप को प्रदर्शित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रीमलिन को प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो क्या कह रहा है? इसकी व्याख्या कह रहा है कि यह स्थल मंडल हिमालय के नीचे जमा हुआ होता है। हिमानी के नीचे जमा होता है। हिमोड के लंबे गुंबदादार कार टेढ़ों से बना होता है। ढेरों से बना होता है। ढेरों से बना होता है। इसका आकार उल्टा नाव या उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे आकार के समान दिखाई देता है। यह हिमानी प्रवाह की दिशा में लंबाई में फैला होता है, जिससे पूर्वी हिमानी गति का संकेत मिलता है। 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमोड के गुंबदाकार टीले समूह में पाए जाने वाले कौन सी स्थल रूप व्यवस्थाएं अंडों की टोकरी का स्वरूप बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रीमलिन अंडों की टोकरी के जैसे बनाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ड्रीमलिन हिमानी तल पर हिमोड के धीरे-धीरे जमाव से बनने वाले गुंबदाकार लंबे टीले होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं। इनका आकार उल्टा नाव और कटे हुए उल्टा अंडे के जैसा दिखाई देता है। उनका प्रमुख मुख्य भाग ढालू और पीछे का भाग खड़ा दिखाई देता है। जब ऐसे अनेक ड्रीमलिन पास-पास बनते हैं तो या तब वांछित अंडों की टोकरी जैसा स्थल रूप में तब यह क्षेत्र अंडों की टोकरी जैसा स्थल रूप व्यवस्था। अरे यार मशीन कोई चालू कर दिया है, सुनाई पतन देगा आपको नहीं। देखते हैं क्या कर रहा है। व्यवस्था प्रस्तुत करता है जिसका उल्लेख उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका से मिलता है। यार दिमाग डिस्टर्ब कर दिया यार। लगता है दोस्तों ये क्लास को हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो क्लास आएगा इसके बाद हम ले रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मशीन चल रही है, सुनाई नहीं दे रहा, डिस्टर्ब हो रहे हैं मैं भी और आप भी। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। फिर से हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।